हेलो एवरीवन। आज हम 12th क्लास एनसीईआरटी केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम सॉलिड स्टेट है उसके इंडेक्स क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। तुम्हारा पहला क्वेश्चन है व्हाई आर सॉलिड्स रिजिड। तो सॉलिड जो है वो रिजिड क्यों होते हैं। तो देखो जरा, सॉलिड की जो प्रॉपर्टीज होती है वो उसके स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फोर्स के कारण होती है। तो सॉलिड के पार्टिकल्स के बीच जो है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसा होता है, बहुत 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 स्ट्रॉन्ग होता है। जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो कैसा हो, बहुत स्ट्रॉन्ग होगा, तो निश्चित बीच है इनके पार्टिकल्स के बीच डिस्टेंस कैसी होगी, वो बहुत 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 कम होगी। और पार्टिकल के बीच डिस्टेंस बहुत 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 कम है, इसका मतलब है कि सॉलिड में पार्टिकल्स का अरेंजमेंट कैसा होता है, वो क्लोजली पैक्ड होता है। तो पार्टिकल्स जो है वो कैसे होते हैं, वो क्लोजली पैक्ड होते हैं। ठीक है। तो जब हम एक्सटर्नल फोर्स जो है वो अप्लाई करते हैं, मतलब फोर्स जो है वो हम अंदर की तरफ लगाएंगे, तो चूंकि यहाँ पे डिस्टेंस कैसा है, बहुत 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 कम है, इस कारण एक्सटर्नल फोर्स का कोई इफेक्ट नहीं होगा। अगर हम फोर्स बाहर की तरफ लगाते हैं तो चूंकि यहाँ पे इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन फोर्स जो है बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो भी एक्सटर्नल फोर्स का कोई इफेक्ट नहीं होता है। इसीलिए सॉलिड जो है वो हमारा कैसा होता है, वो रिजिड होता है। तो रिजिड का मतलब होता है इनफ्लेक्सिबल, अनबेंडिंग। ठीक है। तो सॉलिड को आप एक्सटर्नल फोर्स के थ्रू जो है वो आप बैंड नहीं कर सकते, वो कैसा होता है, इनफ्लेक्सिबल होता है। इसलिए सॉलिड हमारा कैसा होता है, वो रिजिड होता है। ठीक है। तो सॉलिड के पार्टिकल्स के बीच अट्रैक्शन फोर्स बहुत ज्यादा है, इंटर पार्टिकल डिस्टेंस कैसी है, वो बहुत 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 कम है, जिस कारण सॉलिड के पार्टिकल्स जो है वो फ्रीली मूव नहीं कर सकते। सॉलिड के पार्टिकल्स केवल अपनी पोजीशन पे वाइब्रेट कर सकते हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं कर सकते। इस कारण सॉलिड हमारा कैसा होता है, रिजिड होता है। तो इसका आंसर जो है आप नोट कर लो, इन सॉलिड स्टेट द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैव स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फोर्स एंड वेरी लेस interparticle distance, therefore solid particles cannot move freely, they can only vibrate about their mean position, that is why solid are rigid. इसके बाद क्वेश्चन नंबर हमारा 1.2 है why do solids have a definite volume। तो सॉलिड का वॉल्यूम जो है वो डेफिनेट क्यों होता है। तो सॉलिड की जो भी प्रॉपर्टीज होती है वो होती है सॉलिड पार्टिकल्स के बीच स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फोर्स के कारण। ठीक है। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग होता है, जिस कारण इंटर पार्टिकल डिस्टेंस जो है वो मिनिमम होता है। इस कारण सॉलिड का वॉल्यूम जो है वो डेफिनेट होता है। जो हमारा गैस है, गैस का वॉल्यूम जो है वो इनडेफिनेट होता है, मतलब गैस के वॉल्यूम को हम प्रेशर के थ्रू चेंज कर सकते हैं, गैस के वॉल्यूम को हम प्रेशर अप्लाई करके कम या ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन सॉलिड के केस में ऐसा नहीं हो सकता। तो देखो जरा, अगर एक कंटेनर है, एक सिलेंडर है, उसमें जो है हमने गैस भर दी और यहाँ पे एक पिस्टन लगा हुआ है। ठीक है। अगर हम प्रेशर को हाई करते हैं तो निश्चित बात है गैस का वॉल्यूम जो है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो प्रेशर हाई करने पे गैस का वॉल्यूम जो है वो कम हो जाता है। ठीक है। तो गैस का वॉल्यूम तो हम प्रेशर अप्लाई करके चेंज कर सकते हैं, लेकिन सॉलिड के केस में ऐसा नहीं हो सकता। रीजन क्या है कि सॉलिड के पार्टिकल्स के बीच अट्रैक्शन फोर्स कैसा है, बहुत स्ट्रॉन्ग है। जब स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फोर्स होगा तो पार्टिकल्स के बीच डिस्टेंस कैसी होगी, वो बहुत कम होगी, वो वेरी लेस डिस्टेंस होगी। अब जब डिस्टेंस नहीं है तो पार्टिकल्स मूव नहीं कर सकते। ठीक है। पार्टिकल्स की मूवमेंट कैसी होती है, नेग्लिजिबल होती है, वो केवल और केवल अपनी पोजीशन पे वाइब्रेट कर सकते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते। तो आप एक्सटर्नल प्रेशर जो है अप्लाई करोगे तो चूंकि यहाँ पे पार्टिकल्स के बीच डिस्टेंस है ही नहीं, तो क्या होगा, कंप्रेस नहीं होगा। ठीक है। तो सॉलिड जब कंप्रेस नहीं होगा तो वॉल्यूम जो है उसका चेंज नहीं होगा, इस कारण सॉलिड का वॉल्यूम हमारा कैसा होता है, वो डेफिनेट होता है। तो इसका आंसर नोट कर लें, इन सॉलिड स्टेट द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैव स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फोर्स एंड वेरी लेस इंटरपार्टिकल डिस्टेंस, देयरफॉर सॉलिड पार्टिकल्स कैन नॉट मूव फ्रीली, दे कैन ओनली वाइब्रेट अबाउट देयर मीन पोजीशन, दैट इज व्हाई सॉलिड्स हैव डेफिनेट वॉल्यूम। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 1.3 है क्लासिफाई द फॉलोइंग एज एमॉर्फस और क्रिस्टलाइन सॉलिड्स।
पॉलीयूरेथेन, नैप्थलीन, बेंजोइक एसिड, टेफ्लॉन, पोटेशियम नाइट्रेट, सेलोफेन, पॉलीविनाइल क्लोराइड, फाइबर ग्लास, कॉपर। तो ये जो हमारे पास मटेरियल हैं, इनको हमें क्लासीफाई करना है कि इनमें से कौन हमारा क्रिस्टलाइन सॉलिड है, कौन हमारा एमॉर्फस है। तो देखो जरा, जो हमारे क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं, तो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हम किसको बोलते हैं, जिनकी ज्योमेट्री कैसी हो, रेगुलर हो। ठीक है, तो इनमें हमारा आता है एलिमेंट्स। हमारे एलिमेंट्स कैसे होते हैं, क्रिस्टलाइन होते हैं, और हमारे कंपाउंड्स जो है वो कैसे होते हैं, क्रिस्टलाइन होते हैं। तो एलिमेंट एंड कंपाउंड जो है वो क्रिस्टलाइन सॉलिड में आते हैं। जबकि एमॉर्फस की बात करें, एमॉर्फस मतलब कि नॉन क्रिस्टलाइन, ठीक है, नॉन क्रिस्टलाइन जो हमारे सॉलिड्स हैं, इनमें आता है हमारा पॉलीमर्स और हमारा आता है मिक्सचर। ठीक है, जो हमारे पॉलीमर्स हैं, तो पॉलीमर्स में देखो क्या क्या आता है। जो हमारा फाइबर्स होता है वो पॉलीमर में आता है। जो हमारे प्लास्टिक्स होते हैं वो पॉलीमर में आते हैं। जो हमारे रबर होती है वो पॉलीमर में आती है। तो फाइबर, प्लास्टिक, रबर जो है वो सब के सब पॉलीमर में आते हैं। और जो हमारा मिक्सचर है, मिक्सचर में क्या होता है कि कंपोजिशन जो है वो फिक्स नहीं होता, जबकि कंपाउंड में एलिमेंट का कंपोजिशन जो है वो फिक्स होता है। ठीक है, तो मिक्सचर में हमारा यहाँ पे ग्लास आ जाएगा। ठीक है, तो बस अब ढूंढ लो जरा इनमें से कौन कौन से जो है वो क्रिस्टलाइन सॉलिड है, कौन से हमारे एमॉर्फस सॉलिड हैं। जो भी हमारे पॉलीमर होते हैं, ठीक है, तो मोस्टली पॉलीमर के आगे ये पॉली प्रीफिक्स लगा होता है। तो पॉलीयूरेथेन हमारा क्या हो गया, पॉलीमर हो गया, मतलब हमारा ये क्या हो गया, ये एमॉर्फस है। ठीक है, नेप्थलीन हमारा क्या है, कंपाउंड है, इसका मतलब है कि ये हमारा क्रिस्टलाइन सॉलिड है। ठीक है, बेंजोइक एसिड ये हमारा कंपाउंड है। ठीक है, और टेफ्लॉन ये हमारा कैसा है, पॉलीमर है। पोटेशियम नाइट्रेट ये हमारा कैसा है, कंपाउंड है। सेलोफेन ये हमारा क्या है, ये हमारा एक पॉलीमर है। ठीक है, सेलोफेन वो है जो हम कॉपी किताब पे जो प्लास्टिक की कवर चढ़ाते हैं ना, वो सेलोफेन कहलाता है। पॉलीविनाइल क्लोराइड, पॉली लगा है, इसका मतलब है ये पॉलीमर है। फाइबर ग्लास ये भी हमारा क्या आएगा, नॉन क्रिस्टलाइन में आएगा, एमॉर्फस में आएगा। ठीक है, कॉपर एलिमेंट है, इसका मतलब है कि ये हमारा क्या होगा, क्रिस्टलाइन सॉलिड होगा। तो नेप्थलीन का अगर हम बोलें कि ये कंपाउंड क्यों है, क्योंकि इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला देखो, नेप्थलीन का क्या होता है, ये हमारा नेप्थलीन है। तो यहाँ पे कार्बन देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कार्बन है, तो C10 हो गया। और हाइड्रोजन देखो, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 हाइड्रोजन होगा, तो H8 होगी। ठीक है, तो जो भी हमारे कंपाउंड होते हैं, एलिमेंट होते हैं, उनके सिंबल होते हैं, उनके फॉर्मूला होते हैं। बेंजोइक एसिड इसका ही फॉर्मूला है, ये बेंजीन की रिंग है और उसके ऊपर COOH ग्रुप लगा तो बेंजोइक एसिड हो गया, मतलब C6H5COOH, ये फॉर्मूला हो गया। ठीक, पोटेशियम नाइट्रेट आप जानते हो KNO3। ठीक है, और कॉपर C। तो जिनका सिंबल होता है, जिनका फॉर्मूला होता है, वो हमारे कैसे होते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड में आते हैं। और जो हमारे पॉलीमर होते हैं, जो हमारे मिक्सचर होते हैं, वो कैसे आते हैं, वो हमारे नॉन क्रिस्टलाइन में आते हैं, एमॉर्फस में आते हैं। तो जिनको हमने रेड कलर से अंडरलाइन किया है वो हमारे एमॉर्फस नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड कहेंगे, और जिनको हमने ग्रीन कलर से अंडरलाइन किया है वो हमारे कैसे होंगे, वो क्रिस्टलाइन होंगे। तो बस क्रिस्टलाइन में 1 2 3
N4, ये क्रिस्टलाइन है और बाकी एमोर्फस है। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 1.4 है, व्हाई इज ग्लास कंसीडर्ड अ सुपर कूल्ड लिक्विड। तो ग्लास जो है उसको हम सुपर कूल्ड लिक्विड क्यों कहते हैं? तो चूंकि ग्लास हमारा कैसा होता है, एमोर्फस सॉलिड होता है, और एमोर्फस सॉलिड में ये टेंडेंसी होती है कि वो लिक्विड की तरह जो है वो बह सकता है, लिक्विड की तरह फ्लो कर सकता है। इस कारण ग्लास को हम सुपर कूल्ड लिक्विड कहते हैं। तो जो हमारे एमोर्फस सॉलिड होते हैं, जिनको कि हम स्यूडो सॉलिड बोलते हैं, जिनको कि हम नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड बोलते हैं, और इन्हीं को हम सुपर कूल्ड लिक्विड बोलते हैं। तो चूंकि ग्लास जो है हमारा एमोर्फस सॉलिड होता है और इन सॉलिड में लिक्विड की तरह बहने की टेंडेंसी होती है, हालांकि ये टेंडेंसी जो है वो बहुत 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 स्लो होती है, लेकिन होती है। इस कारण इनको हम सुपर कूल्ड लिक्विड बोलते हैं। फिर इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 1.5 है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ सॉलिड इज ऑब्जर्व्ड टू हैव द सेम वैल्यू अलोंग ऑल डायरेक्शंस। कमेंट ऑन द नेचर ऑफ दिस सॉलिड, वुड इट शोज क्लीवेज प्रॉपर्टी। तो देखो सर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये हमारी एक फिजिकल प्रॉपर्टीज है, ठीक है। अगर फिजिकल प्रॉपर्टीज एक सॉलिड के लिए सभी डायरेक्शन में सेम है तो ऐसा सॉलिड जो है हमारा एमोर्फस सॉलिड कहलाएगा। तो देखो जरा, हम सॉलिड के पार्टिकल का अरेंजमेंट जो है वो कर देते हैं, थोड़ा सा दूर दूर अरेंजमेंट जो है हमने किया है ताकि आपको प्रॉपर्टीज जो है वो आसानी से समझ में आए। तो अगर हम इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं या हम इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो हमको पार्टिकल कैसे मिल रहे हैं, आइडेंटिकल मिल रहे हैं। तो अगर हमको आइडेंटिकल पार्टिकल मिलते हैं तो हमारी फिजिकल प्रॉपर्टीज कैसी होती हैं, वो सभी डायरेक्शन में कैसी होती है, वो आइडेंटिकल हो जाती हैं। और अगर फिजिकल प्रॉपर्टीज आइडेंटिकल हैं तो ऐसा सॉलिड जो है वो हमारा कैसा होता है, एमोर्फस होता है, ठीक है। ऐसा सॉलिड हमारा एमोर्फस होता है, जिसको कि हम कैसा बोलते हैं, स्यूडो सॉलिड बोलते हैं, इसी को हम नॉन क्रिस्टलाइन बोलते हैं, इसी को हम सुपर कूल्ड लिक्विड बोलते हैं। अगर हमारा क्रिस्टलाइन सॉलिड होता तो क्रिस्टलाइन सॉलिड का हम एक आयनिक सॉलिड ले लेते हैं। तो मान लीजिए कि NaCl है, तो वहां पे Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव ऐसे होते हैं आयन, ठीक है। Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, Na पॉजिटिव, ठीक है, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, Na पॉजिटिव। तो देखो जरा, अगर हम इस डायरेक्शन में जा रहे हैं तो हमको नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव मिल रहा है, और अगर हम इस डायरेक्शन में जा रहे हैं तो हमको क्या मिल रहा है, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, ये नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव। तो इस डायरेक्शन में आयन जो है वो डिफरेंट है, इस डायरेक्शन में आयन का अरेंजमेंट कैसा है, डिफरेंट है। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड में ये जो प्रॉपर्टीज है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो डिफरेंट डायरेक्शन में डिफरेंट होगा, जबकि एमोर्फस सॉलिड में पार्टिकल्स का अरेंजमेंट कैसा है, सभी डायरेक्शन में एक जैसा है। हम इस डायरेक्शन में जा रहे हैं तो पार्टिकल एक जैसा मिल रहा है, इस डायरेक्शन में जा रहे हैं तो पार्टिकल एक जैसा मिल रहा है। इस कारण यहाँ पे फिजिकल प्रॉपर्टीज कैसी हो गई, आइडेंटिकल हो गई। तो इसको तो हम बोलते हैं आइसोट्रॉपी। अगर फिजिकल प्रॉपर्टीज जो है आइडेंटिकल हो तो उसको हम बोलते हैं आइसोट्रॉपी, और अगर फिजिकल प्रॉपर्टीज आइडेंटिकल नहीं है क्रिस्टलाइन सॉलिड के केस में तो उसको हम बोलते हैं एनआइसोट्रॉपी। ठीक है। अब चूंकि हमारा एमोर्फस सॉलिड है, ये तय हो चुका है, क्यों, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसा है, सेम है ऑल डायरेक्शन में। तो एमोर्फस सॉलिड है तो इसका क्लीन क्लीवेज तो नहीं होगा, तो इसका क्लीवेज जो है वो क्लीन तो नहीं होने वाला, तो इसका क्लीवेज कैसा होगा, वो अनइवन होगा। ठीक है ना। तो अब इसका आंसर हम नोट कर लेते हैं। तो अब हम आंसर नोट कर लेंगे। A solid has same value of refractive index along all directions, is isotropic and hence amorphous in nature. It would not show a clean cleavage when cut with a knife. इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 1.6 है, क्लासिफाई द फॉलोइंग सॉलिड इन डिफरेंट कैटेगरीज बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑपरेटिंग इन देम।
पोटेशियम सल्फेट, टिन, बेंजीन, यूरिया, अमोनिया, वाटर, जिंक सल्फाइड, ग्रेफाइट, रुबिडियम, आर्गन, सिलिकॉन कार्बाइड। तो हमको इंटरमोलिकुलर फोर्सेस के बेसिस पे जो है हमको कैटेगराइज करना है ये जो हमारे सब्सटेंस हैं, ठीक है। तो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस के बेसिस पे जो हमारे सॉलिड होते हैं, ठीक है, तो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस के बेसिस पे हम सॉलिड को कैटेगराइज करते हैं आयोनिक सॉलिड्स में, मेटेलिक सॉलिड में, फिर हम कोवेलेंट सॉलिड और मॉलिक्यूलर सॉलिड। ठीक है, अगर हम आयनिक सॉलिड की बात करें तो यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो है वो हमारे कैसे होते हैं, वो आयंस होते हैं। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल कैसे होते हैं, आयंस होते हैं। मेटेलिक सॉलिड की बात करें तो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो है वो एक मेटल होता है। कोवेलेंट सॉलिड एंड मॉलिक्यूलर सॉलिड की बात करें तो यहाँ पे आपका कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल मॉलिक्यूल होता है। ठीक है, आपका मॉलिक्यूल कैसा भी हो सकता है, मोनो एटॉमिक हो सकता है, डाई एटॉमिक हो सकता है एंड पॉली एटॉमिक हो सकता है। मोनो एटॉमिक में आपका हीलियम, नियोन, आर्गन। ठीक है, तो मतलब मेटल तो यहां पे आ गए, तो ये मॉलिक्यूल किसका होगा, नॉन मेटल का होगा, है ना। तो मोनोएटॉमिक नॉन मेटल हो गया। डायटॉमिक में आपका हाइड्रोजन, क्लोरीन, आयोडीन इस टाइप के आ जाएंगे। पॉलीएटॉमिक में आपका H2O, अमोनिया, बेंजीन, है ना। तो ये पॉलीएटॉमिक में हो गया। तो यार अब हम कैसे पहचानेंगे इनमें से कौन हमारा कोवेलेंट होगा, कौन हमारा मॉलिक्यूलर होगा। तो ये हम इनके स्ट्रक्चर से पहचान सकते हैं। अगर इन सॉलिड में जिनका स्ट्रक्चर कैसा होता है, जायंट स्ट्रक्चर होता है, तो वो हमारे कहलाएंगे कोवेलेंट सॉलिड। और अगर सिंपल स्ट्रक्चर होता है तो वो हमारे मॉलिक्यूलर सॉलिड कहलाएंगे। क्लियर ना। तो ये डिफरेंस होता है दोनों में। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा आयनिक सॉलिड होता है, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कैसा होता है, आयंस होता है। तो आयंस आपका पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों आयन प्रेजेंट होते हैं। मेटेलिक सॉलिड में मेटल प्रेजेंट होता है। कोवेलेंट सॉलिड में कैसा होता है, मॉलिक्यूल होता है। कैसा होता है, नॉन मेटल का मॉलिक्यूल होता है। और वो आपका मोनोएटॉमिक भी हो सकता है, डायएटॉमिक भी हो सकता है और पॉलीएटॉमिक भी हो सकता है। लेकिन अगर स्ट्रक्चर कैसा बनता है, जायंट स्ट्रक्चर बनता है, चाहे वो मोनोएटॉमिक का हो, चाहे डायएटॉमिक का हो या पॉलीएटॉमिक का हो, जायंट स्ट्रक्चर बनता है तो हमारा कोवेलेंट सॉलिड होगा। अगर सिंपल स्ट्रक्चर ये बना रहे हैं तो हमारा मॉलिक्यूलर सॉलिड में काउंट किया जाएगा। ठीक है ना, इतनी बात समझ में आ गई। तो देखो जरा, अब हम यहाँ पे स्पेस बना लेते हैं। और चारों सॉलिड जो है वो हम लिख लेते हैं। आयनिक सॉलिड, मेटेलिक सॉलिड, कोवेलेंट सॉलिड और मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। पोटेशियम सल्फेट के पॉजिटिव, SO4-2 ये आयंस होते हैं, तो ये आयनिक सॉलिड में आएगा। ठीक है, टिन ये हमारा क्या है, मेटल है, तो ये मेटेलिक सॉलिड में आएगा। बेंजीन C6H6 नॉन मेटल से बना है,
नॉन मेटल का मॉलिक्यूल है, तो मतलब या तो ये आपका कोवेलेंट सॉलिड हो सकता है या फिर मॉलिक्यूलर सॉलिड हो सकता है। तो चूंकि इसका स्ट्रक्चर कैसा है, सिंपल स्ट्रक्चर C6H6 ये स्ट्रक्चर है, सिंपल स्ट्रक्चर है, इस कारण ये हमारा कैसा होगा, मॉलिक्यूलर सॉलिड होगा, है ना। फिर इसके बाद यूरिया फॉर्मूला होता है NH2CONH2, नॉन मेटल से बना है, मतलब ये या तो हमारा कोवेलेंट है या फिर मॉलिक्यूलर है, ठीक है। क्योंकि स्ट्रक्चर कैसा है, सिंपल है, तो हमारा ये कैसा होगा, मॉलिक्यूलर सॉलिड में काउंट किया जाएगा, ठीक। फिर अमोनिया फॉर्मूला होता है NH3, तो ये भी हमारा कैसा है, नॉन मेटल से बना हुआ है, तो या तो ये कोवेलेंट होगा या मॉलिक्यूलर होगा, तो सिंपल स्ट्रक्चर है तो मॉलिक्यूल में आएगा, तो अमोनिया। वाटर H2O कैसा है, नॉन मेटल से बना है, तो या तो ये कोवेलेंट होगा या मॉलिक्यूल सॉलिड होगा, तो चूंकि स्ट्रक्चर कैसा है, सिंपल है, तो मॉलिक्यूलर सॉलिड में आएगा, ठीक। फिर जिंक सल्फेट, तो ZnSO4, तो ये तो आयन बनाता है, जिंक डाई पॉजिटिव SO4-2, तो ये हमारा आयनिक सॉलिड में आएगा। ग्रेफाइट कार्बन नॉन मेटल से बना है, कैसा है, मोनो एटॉमिक नॉन मेटल है, लेकिन ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर कैसा होता है, जायंट स्ट्रक्चर होता है, एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चर होता है, तो ये हमारा कोवेलेंट सॉलिड में आएगा, ठीक है। फिर रुबिडियम, ये तो हमारा एक मेटल है, तो मेटलिक सॉलिड में आएगा। आर्गन, ये कैसा हमारा नॉन मेटल है, ठीक है, तो नॉन मेटल है तो या तो ये कोवेलेंट होगा या फिर मॉलिक्यूलर होगा, तो चूंकि ये मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल सिंपल स्ट्रक्चर बना रहा है, इस कारण ये मॉलिक्यूलर सॉलिड में काउंट किया जाएगा, ठीक। फिर इसके बाद सिलिकॉन कार्बाइड, तो ये होता है SiC, ये भी नॉन मेटल से बना है, ठीक है, सिलिकॉन कार्बाइड नॉन मेटल से बना है, और इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, जायंट स्ट्रक्चर होता है, तो ये हमारा कोवेलेंट सॉलिड में आएगा, मॉलिक्यूलर सॉलिड में नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर कैसा है, जायंट स्ट्रक्चर है, तो सिलिकॉन कार्बाइड जो है हमारा किस में आ जाएगा, कोवेलेंट सॉलिड में आ जाएगा। तो ऐसे हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं सॉलिड को। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 1.7 है, सॉलिड A इज अ वेरी हार्ड इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर in solid as well as in molten state and melts at extremely high temperature. What type of solid is it? तो देखो सर, जो हमारे सॉलिड्स होते हैं, जो हमारे क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं, उनको हम डिवाइड करते हैं आयोनिक सॉलिड्स में, मेटेलिक सॉलिड में, कोवेलेंट सॉलिड में एंड मॉलिक्यूलर सॉलिड में, ठीक है। तो सॉलिड A जो है वो हमारा हार्ड इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर है, मतलब वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता है, ठीक है, ना ही सॉलिड स्टेट में ना ही मॉल्टन स्टेट में। तो देखो जरा, जो हमारे मेटलिक सॉलिड होते हैं, तो सॉलिड स्टेट में ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, और जो हमारे आयनिक सॉलिड होते हैं वो मॉल्टन स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। तो जो हमारा सॉलिड A है, तो वो आयनिक सॉलिड नहीं हो सकता और ना ही आपका मेटलिक सॉलिड हो सकता है, क्यों, क्योंकि ये दोनों तो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, और आपका सॉलिड A जो है वो कैसा है, हार्ड इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर है। तो आपके ये दो सॉलिड तो नहीं है, या तो आपका कोवेलेंट सॉलिड है या फिर मॉलिक्यूलर सॉलिड है। तो आपका सॉलिड A जो है वो या तो कोवेलेंट सॉलिड है या फिर मॉलिक्यूलर सॉलिड है। अब आपको पहचानना कैसे है कि कोवेलेंट है कि मॉलिक्यूलर है, तो देखो जरा, फिर आगे दिया है एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर, तो मेल्ट्स एट एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर, तो इसका मेल्टिंग पॉइंट जो है वो कैसा है, हाई है, और मेल्टिंग पॉइंट हाई जो है वो हमारे कोवेलेंट सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट जो है वो हाई होता है, और मॉलिक्यूलर सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट जो है वो कैसा होता है, लो होता है।
तो जो सॉलिड ए है उसका मेल्टिंग पॉइंट कैसा है, हाई है। इसका मतलब है कि हमारा ए जो है वो क्या है, एक कोवेलेंट सॉलिड है, ठीक है ना। तो सॉलिड ए जो है हमारा क्या है, कोवेलेंट सॉलिड है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1.7 हो गया। फिर इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 1.8 है, आयनिक सॉलिड्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन मॉल्टन स्टेट बट नॉट इन सॉलिड स्टेट, एक्सप्लेन। तो देखो जरा, तो आयनिक सॉलिड हम ले लेते हैं सोडियम क्लोराइड को, NaCl, ये हमारा क्या है, एक आयोनिक सॉलिड का एग्जांपल है, ठीक है। तो यहां पे हमने लिया है सॉलिड NaCl। NaCl का पाउडर जो है, सोडियम क्लोराइड का पाउडर जो है हमने यहाँ पे ले लिया। तो सोडियम क्लोराइड के पाउडर में आयन तो होते हैं, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव आयन तो होते हैं, लेकिन ये आयन कैसे होते हैं, फ्री नहीं होते। ये आयन एकदम पास पास होते हैं, तो इनके बीच अट्रैक्शन फोर्स जो है वो बहुत 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 ज्यादा होता है। तो अगर इस पाउडर में हम 2 इलेक्ट्रोड जो है वो लगा दें, ग्रेफाइट के 2 इलेक्ट्रोड लगा दें या प्लेटिनम के 2 इलेक्ट्रोड लगा दें और इनको बैटरी से कनेक्ट कर दें, ये बैटरी का पॉजिटिव पोल है, ये नेगेटिव पोल है, तो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होती है। क्यों? क्योंकि ये जो आयन है ये आपस में क्या है, एक दूसरे से बहुत स्ट्रांगली फोर्स के थ्रू क्या है, कनेक्टेड है। तो ये इलेक्ट्रोड की तरफ जा नहीं पाते, इलेक्ट्रोड की ओर नहीं जाएंगे, तो इसका मतलब है कि ये डिस्चार्ज नहीं होंगे, तो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते, ठीक है। तो इनके बीच अट्रैक्शन फोर्स बहुत ज्यादा है जब ये सॉलिड फॉर्म में है। फिर हमने इनको क्या कर दिया, मेल्ट कर दिया, तो ये हमारा मोल्टन सोडियम क्लोराइड हो गया। जब मेल्ट कर दोगे तो ये आयन कैसे हो गए, दूर दूर हो गए, दूर दूर हो गए। इसका मतलब है कि इनके बीच अट्रैक्शन फोर्स कैसा हो गया, वीक हो गया। यहाँ पे सॉलिड में कैसे है, पास पास है, तो अट्रैक्शन फोर्स बहुत ज्यादा है, और यहाँ पे अट्रैक्शन फोर्स कैसा हो गया, वीक हो गया। और अट्रैक्शन फोर्स वीक हो गया तो ये कैसे होगा, ये मूव करने लगे, ठीक है, ये फ्रीली मूव कर सकते हैं। और अगर ये फ्रीली मूव कर गए तो Na पॉजिटिव आयन जाएगा नेगेटिव प्लेट पे और नेगेटिव आयन जाएगा पॉजिटिव प्लेट पे, ठीक है। तो क्लोराइड आयन और Na पॉजिटिव आयन, तो क्लोराइड आयन कहाँ जाएगा, पॉजिटिव प्लेट पे, और ये कहाँ जाएगा, ये नेगेटिव प्लेट पे जाएगा, ठीक। तो एनोड पे रिएक्शन क्या होती है, तो एनोड पे क्या होता है, क्लोराइड आयन जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा तो Cl बनेगा। अब क्लोरीन जो है वो हमको पता है डायग्राफिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, तो Cl2 बन जाएगा। तो 2 क्लोरीन मिलकर क्या बनाएंगे, Cl2 बना लेंगे, ठीक है। इस इलेक्ट्रॉन को आप इधर भेज सकते हो, तो इधर +1 E नेगेटिव करना पड़ेगा, यहाँ -1 E था, वहाँ पे +1 E करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये 2 कर दो, तो ये 2 हो जाएगा और ये 2 इलेक्ट्रॉन बनाएंगे, ठीक है। तो ये 2 Cl से Cl2 बन गया। तो ये तो हमारा एनोड हो गया। अगर हमें कैथोड की बात करते हैं, कैथोड रिएक्शन क्या होगी, तो Na पॉजिटिव था, एक इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा तो क्या बनाएगा, Na बन जाएगा। तो बस ऐसे हमारी मोल्टन फॉर्म में तो इलेक्ट्रिसिटी जो है फ्लो होने लगती है, ठीक है। तो यहाँ पे क्लोराइड ने एक इलेक्ट्रॉन छोड़ा था, ये यहाँ पे जाएगा वायर के थ्रू, और इलेक्ट्रॉन का फ्लो मतलब इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो, तो यहाँ पे तो इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है और इलेक्ट्रिसिटी जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होती है, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो मतलब इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो। तो मोल्टन स्टेट में तो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो जाती है, क्यों, क्योंकि आयन्स कैसे हो जाते हैं, फ्री हो जाते हैं, फ्रीली मूव कर सकते हैं, ठीक है। जबकि सॉलिड स्टेट में आयन तो होते हैं लेकिन वो फ्रीली मूव नहीं कर सकते, इनके बीच अट्रैक्शन फोर्स बहुत ज्यादा होता है, जिस कारण वो फ्रीली मूव नहीं कर पाते हैं। जहाँ पे अट्रैक्शन फोर्स थोड़ा सा क्या हो गया, वीक हो गया, इस कारण ये फ्रीली मूव कर पाए, और इसलिए मोल्टन स्टेट में तो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, लेकिन सॉलिड फॉर्म में आयनिक सॉलिड जो है इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते। तो हम आंसर नोट कर लेते हैं। इन सॉलिड स्टेट आयंस आर हेल्ड टुगेदर बाय स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड आर नॉट फ्री टू मूव अबाउट विद इन द सॉलिड। Hence, in molten state, the ions are free to move and can conduct electricity. इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 1.9 है, What type of solids are electrical conductor, malleable and ductile? तो अगर हम इलेक्ट्रिकल कंडक्टर की बात करें तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टर जो है वो हमारा आयनिक सॉलिड होता है एंड मेटेलिक सॉलिड होता है। लेकिन अगर हम मेलिएबल एंड डक्टाइल की बात करें तो ये हमारा मेटेलिक सॉलिड होता है। आयनिक सॉलिड में मेलिएबिलिटी एंड डक्टाइल ये प्रॉपर्टीज जो है वो नहीं पाई जाती। तो तीनों प्रॉपर्टीज जो है इलेक्ट्रिकल कंडक्टर,
मेलिबल एंड डक्टाइल, ये तीनों प्रॉपर्टीज जो है वो मेटेलिक सॉलिड में जो है वो पाई जाती हैं। तो मेटेलिक सॉलिड्स जो है ये तीनों प्रॉपर्टी शो करता है। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 1.10 है, गिव द सिग्निफिकेंस ऑफ अ लैटिस पॉइंट। तो लैटिस पॉइंट जो है वो हमारा क्या कहलाता है? तो देखो जरा, जो हमारा क्रिस्टल होता है, क्रिस्टल के कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स या तो आपके एटम्स हो सकते हैं या आपका मॉलिक्यूल्स हो सकता है या आपका आयंस हो सकता है। तो क्रिस्टल के जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं उन पार्टिकल्स को हम पॉइंट के द्वारा जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, जिसको कि हम लैटिस पॉइंट बोलते हैं। तो ये एटम अगर है तो उसको पॉइंट के द्वारा शो किया जाएगा, मॉलिक्यूल है तो पॉइंट के द्वारा शो किया जाएगा, आयंस है तो भी पॉइंट के द्वारा शो किया जाएगा, ठीक है। तो देखो जरा, एक क्रिस्टल की यूनिट सेल में ऐसे पॉइंट हैं, ठीक है। तो ये क्या होगा, मान लीजिए कि ये एटम है, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 पॉइंट, मतलब 8 एटम है। अब इनको हमने क्या कर दिया, इन पॉइंट को कनेक्ट कर दिया। तो ये पॉइंट जो है वो क्या बना रहे हैं, लैटिस स्ट्रक्चर जो है वो बना रहे हैं। तो क्रिस्टल का लैटिस स्ट्रक्चर जो है वो हमारा बन जाएगा जब हम इन पॉइंट को मिला देते हैं। तो ये हमारा सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल लैटिस जो है वो बन गया। तो लैटिस पॉइंट हमने किसको बोला कि जो हमारे क्रिस्टल होते हैं, तो क्रिस्टल के जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं उन पार्टिकल्स को हम पॉइंट के द्वारा जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं। इन पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, लैटिस पॉइंट बोलते हैं। जब हम इन पॉइंट को जो है वो मिला देते हैं तो क्रिस्टल का स्ट्रक्चर जो है, क्रिस्टल का शेप जो है वो तैयार हो जाता है, ठीक है। और उस शेप से हम उस क्रिस्टल के कैरेक्टरिस्टिक्स को बता सकते हैं। तो ये हमारा लैटिस पॉइंट हो गया। फिर इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 1.11 है, नेम दी पैरामीटर्स दैट कैरेक्टराइज अ यूनिट सेल। तो किसी भी यूनिट सेल को कौन से पैरामीटर जो है वो कैरेक्टराइज करते हैं? तो देखो जरा, सबसे पहले हम एक यूनिट सेल जो है वो बना लेते हैं। तो हमने एक यूनिट सेल जो है वो यहाँ पे ड्रॉ कर ली। और अगर हम इस यूनिट सेल की बात करें तो इस यूनिट सेल में हमको 3 एजेस जो है वो दिखाई दे रही हैं। ये ए है, ये बी है और ये सी है। तो यहाँ पे हमको 3 एजेस जो है वो दिखाई दे रहे हैं, ए बी एंड सी। और अगर हम यहाँ पे एंगल की बात करें तो बी एंड सी के बीच जो है ये हमको अल्फा एंगल नजर आ रहा है। ए और सी के बीच जो है ये हमको बीटा एंगल नजर आ रहा है। ए और बी के बीच जो है ये हमको गामा एंगल जो है वो नजर आ रहा है, ठीक है। तो 3 एजेस और उनके बीच जो है 3 एंगल, तो 3 एंगल्स जो है वो अल्फा, बीटा एंड गामा जो है हमको नजर आ रहे हैं। तो किसी भी यूनिट सेल को उनके ए बी सी मतलब 3 एजेस और 3 एंगल जो हैं वो क्या करते हैं, करेक्टराइज करते हैं। तो किसी भी यूनिट सेल के करेक्टर जो हैं किस पे डिपेंड करते हैं, उनकी एजेस और उनके एंगल पे डिपेंड करते हैं। तो 3 एजेस और 3 एंगल टोटल कितने होगा, 6। तो ये टोटल 6 पैरामीटर जो है वो किसी भी यूनिट सेल के करेक्टर को क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 1.12 है, डिस्टिंग्विश बिटवीन, पहला है हेक्सागोनल एंड मोनोक्लिनिक यूनिट सेल, सेकंड है फेस सेंटर्ड एंड एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। तो सबसे पहले हम हेक्सागोनल एंड मोनोक्लिनिक में डिफरेंस देखेंगे। तो सबसे पहले हम दोनों के डायग्राम बना लेते हैं। तो हेक्सागोनल का डायग्राम जो है वो हम बनाते हैं।
ठीक है, इनको ऐसे जोड़ दीजिए। अब देखो जरा, इसका सेंटर पॉइंट ये है, इसका सेंटर पॉइंट ये है, तो ये और ये इधर पे ये और ये, और इनको ये कनेक्ट कर दूं, ठीक है। तो आप ये देख रहे हो, एक आपको यहाँ पे ये यूनिट सेल जो है वो नजर आने लगी होगी, ठीक है। ये आपको एक यूनिट सेल जो है वो नजर आने लगी होगी, ठीक। अब अगर हम इसके एजेस की बात करें तो देखो, ये ए है, ये बी है और ये हमारी सी है, ठीक है। तो ए और बी इनकी लेंथ इक्वल नजर आ रही है और सी की लेंथ जो है वो इक्वल नहीं है। अब हम एंगल की बात करें तो देखो, एंगल हम कैसे मेजर करते हैं, ये हमारी एक्सिस है, ये ए है, ये बी है और ये सी है, ठीक है। तो ये एजेस हो गई हमारी। तो ये एंगल हमारा अल्फा है, ये एंगल हमारा बीटा है और ये एंगल हमारा गामा है, राइट। तो बी और सी के बीच एंगल, ये बी और सी के बीच हमारा कौन सा एंगल है, अल्फा। फिर ए और सी के बीच, तो इसको सी कर लो, ये इसके इक्वल है, तो ए और सी के बीच ये हमारा एंगल कौन सा हो गया, बीटा, ठीक है, ये बीटा हो गया। और ए और बी के बीच, तो ए आप इसको ले लो, बी आप इसको ले लो, तो ये एंगल ये हमारा हो गया गामा, ठीक है। तो देखो जरा, एक एंगल हमारा ये है बीटा, एक एंगल ये है अल्फा और एक एंगल ये है हमारा गामा। तो यहाँ पे अल्फा और बीटा ये तो हमें 90 की नज़र आ रहे हैं, और जो हमारा गामा एंगल है वो 120 का है। फिर मोनोक्लाइनिक बना लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारा मोनोक्लाइनिक हो गया। यहाँ पे ये ए है, ये बी है और ये यहाँ से यहाँ तक ये सी है, ठीक है। तो आपकी एजेस जो है इक्वल नज़र नहीं आ रही हैं, तो ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी, ठीक है। तीनों ही एजेस जो है वो आपको इक्वल नज़र बिल्कुल भी नहीं आ रही। फिर इनकी एंगल की बात कर लेते हैं। तो देखो जरा, ए और बी के बीच ये एंगल कौन सा है, ये ए और बी के बीच गामा बना 90 का है। फिर बी और सी के बीच, तो हमारी बी लाइन ये है और सी लाइन ये है, ठीक है। बी और सी के बीच ये एंगल जो है ये क्या बनेगा हमारा, बी और सी के बीच अल्फा। और ए और सी के बीच, तो देखो जरा, हमारा ये ए है और ये सी है, तो ये जो एंगल बना, ये एंगल बना हमारा बीटा। तो बीटा हमें 120 का नज़र आ रहा है और अल्फा और गामा ये 90 के नज़र आ रहे हैं। तो यहाँ पे अल्फा इक्वल टू गामा ये 90 का है और बीटा जो है वो हमारा 120 का है, ठीक है। तो पहला डिफरेंस तो हमारा स्ट्रक्चर हो गया, दूसरा डिफरेंस हमारी एजेस हो गई, तीसरा डिफरेंस हमारा एंगल में हो गया, ठीक है। फिर हमारा डिफरेंस है फेस सेंटर्ड एंड एंड सेंटर्ड यूनिट सेल में। तो फेस सेंटर्ड एंड एंड सेंटर्ड यूनिट सेल जो है हम बना लेते हैं। तो सबसे पहले फेस सेंटर्ड देखेंगे, तो इसके लिए हमें एक क्यूब जो है वो बनाना पड़ेगा।
तो ये हमारा एक क्यूब हो गया। तो फेस सेंटर्ड में क्या होता है, कॉर्नर पे तो पार्टिकल्स होती ही हैं, पार्टिकल्स जो है वो कोने पे तो होते ही हैं। तो 8 पार्टिकल तो कोने पे हो गए, और हर फेस पे एक पार्टिकल होता है सेंटर में। तो एक फेस ये है, फिर फेस ये है, ठीक है, फिर एक फेस ये है, फिर एक फेस ये है, फिर एक फेस आपकी ये है, फिर आपकी एक फेस आपकी ये वाली है। तो 6 पार्टिकल जो है वो फेस पे होंगे। एंड सेंटर्ड की बात करें तो यहाँ पे हमें एक क्यूब बनाना होगा। तो ये हमारा क्यूब जो है वो तैयार है। क्यूब के कोनों पे पार्टिकल्स तो हैं, फिर किन्हीं 2 अपोजिट फेस पे जो है पार्टिकल होगा। तो मान लीजिए एक हमने फेस ये ले ली और एक फेस हमने ये ले ली, तो ये हमारा एंड सेंटर्ड हो गया। इन दोनों फेस की जगह ये दोनों फेस भी ले सकते थे आप, ठीक है। तो किन्हीं भी 2 अपोजिट फेस पे आप 2 पार्टिकल और रख दो, तो ये हमारा एंड सेंटर्ड हो गया और ये हमारा फेस सेंटर्ड हो गया। तो फेस सेंटर्ड ये है और एंड सेंटर्ड हमारा ये है। अब नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट देख लेते हैं। तो जो कोने का पार्टिकल होता है, ये कॉर्नर वाला पार्टिकल, ठीक है, तो टोटल पार्टिकल कितने हैं, 8 हैं, और इनकी हर कोने के पार्टिकल का 1/8 जो है वो यूनिट सेल में पार्टिसिपेट होता है, ठीक है। और जो हमारे फेस है, फेस कितने हैं, 6 पार्टिकल हैं टोटल, और यूनिट सेल में उसका कंट्रीब्यूशन जो है वो 1/2 पार्ट होता है। क्यों होता है ये बताएंगे। तो ये तो हमारा 1 और ये हमारा 3, तो 3 + 1 कितना हो गया, 4। तो टोटल यहाँ पे 4 पार्टिकल्स हो गए पर यूनिट सेल, 4 पार्टिकल्स पर यूनिट सेल। यहाँ पे देखो 8 कॉर्नर पे हैं पार्टिकल, और इनका कंट्रीब्यूशन 1/8 होता है पर यूनिट सेल में, प्लस 2 हमारे फेस पे हैं और 1/2 इनका कंट्रीब्यूशन होता है। तो ये तो हमारा 1 और ये हमारा 1, तो 1 + 1 कितना हो गया, 2। तो 2 पार्टिकल्स पर यूनिट सेल। तो 2 पार्टिकल्स पर यूनिट सेल जो है वो होते हैं। अब देखो हम यहाँ पे कंट्रीब्यूशन बता देते हैं कि जो कॉर्नर का पार्टिकल होता है उसका कंट्रीब्यूशन 1/8 होता है पर यूनिट सेल, और जो हमारा फेस का होता है वो 1/2 होता है, ठीक है। तो ये हमारा एक यूनिट सेल है, ये रोम्बिक होता है, माचिस की डिब्बी जो है वो रोम्बिक क्रिस्टल कहलाती है। तो हम इसको ऐसे जमा सकते हैं, ये एक यूनिट सेल है, ठीक है। फिर ये हमने दूसरी यूनिट सेल ली, फिर ये हमने तीसरी यूनिट सेल ली, फिर ये हमने चौथी यूनिट सेल ली, ठीक है। फिर ये 5वीं, फिर ये 6वीं, फिर ये 7वीं और ये 8वीं, ऐसा। तो अगर हम बात करते हैं इधर की, तो ये जो पार्टिकल है, ये पार्टिकल, एक पार्टिकल, ठीक है, एक पार्टिकल जो है वो देखो इस यूनिट सेल में भी कॉमन है, 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 इस यूनिट सेल में भी कॉमन है। तो 8 यूनिट सेल में जो है वो पार्टिकल कैसा है, कॉमन है। इस कारण उसका कंट्रीब्यूशन जो है वो कितना होगा, 1/8 टाइम्स होगा। और अगर हम फेस की बात करें तो देखो जरा, ये फेस और ये फेस, अगर पार्टिकल यहाँ पे तो 2 यूनिट सेल में एक फेस जो है वो कॉमन होती है। अगर मान लो ये फेस है और ये फेस है, तो 2 यूनिट सेल में एक फेस जो है वो कॉमन होती है। तो यहाँ पे पार्टिसिपेशन 1/2 होगा, राइट। तो फेस के पार्टिकल का पार्टिसिपेशन 1/2 होता है, जबकि कॉर्नर वाले पार्टिकल का पार्टिसिपेशन जो है पर यूनिट सेल 1/8 होता है। तो यहाँ पे टोटल 4 पार्टिकल्स पर यूनिट सेल हैं। ये जो हमारा फेस सेंटर्ड क्यूबिक क्रिस्टल है और जो एंड सेंटर्ड क्यूबिक क्रिस्टल है, जो एंड सेंटर्ड यूनिट सेल है, उसमें कितने पार्टिकल है, 2 पार्टिकल्स पर यूनिट सेल है। तो ये दोनों में डिफरेंस हो गया।
फिर हमारा क्वेश्चन नंबर 1.13 है, एक्सप्लेन हाउ मच पोर्शन ऑफ एन एटम लोकेटेड एट, पहला है कॉर्नर, सेकंड है बॉडी सेंटर ऑफ अ क्यूबिक यूनिट सेल इन पार्ट ऑफ इट्स नेबरिंग यूनिट सेल। तो देखो जरा, ये हमारे पास जो है वो यूनिट सेल है, ये एक यूनिट सेल है और ऐसी ऐसी हमारे पास टोटल जो है वो 8 यूनिट सेल है, ठीक है, जो कि ये क्रिस्टल का फॉर्मेशन कर रही है। तो हमको ये बताना है कि ये कॉर्नर का जो पार्टिकल है, ठीक है, तो यहाँ पे हम एक यूनिट सेल बना देते हैं। तो सबसे पहले एक यूनिट सेल जो है वो बना लो, तो क्यूबिक यूनिट सेल जो है उसका फॉर्मेशन हम कर देते हैं। तो ये पहला पार्टिकल, ये सेकेंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, फिफ्थ, 6, 7 और 8, तो ये कॉर्नर के पार्टिकल हुआ है, ठीक है। तो कॉर्नर का ये जो हमारा पार्टिकल है, ये वाला पार्टिकल, ठीक है, इसका क्रिस्टल सेल में जो है वो कितना पोर्शन जो है वो उसका कंट्रीब्यूशन होता है। तो देखो सर, ये हमारी 8 डिफरेंट यूनिट सेल थी, अब यहाँ से हम क्रिस्टल का फॉर्मेशन कर रहे हैं, ठीक है, ये पार्टिकल की बात कर रहे हैं। तो यहाँ से अब हम अरेंज कर रहे हैं, क्रिस्टल का फॉर्मेशन जो है वो बता रहे हैं, ठीक है। तो ये 4 तो ये यूनिट सेल से ऐसे कनेक्ट होगा, ठीक है, और 4 यूनिट सेल जो है वो ऊपर आ जाएंगे। तो कॉर्नर का जो पार्टिकल है वो 8 यूनिट सेल में कैसा है, कॉमन है, समझे बात को। तो कॉर्नर का ये जो पार्टिकल होगा वो 8 यूनिट सेल में कॉमन है, तो इसका मतलब है कि उसका कंट्रीब्यूशन जो है वो पर यूनिट कितना होगा, 1/8 होगा। क्लियर है। तो कॉर्नर का जो पार्टिकल है उसका कंट्रीब्यूशन जो है वो 1/8 होता है पर यूनिट सेल। और अगर हम बॉडी के सेंटर पार्टिकल की बात करें तो ये बॉडी का सेंटर में पार्टिकल है, ठीक है। अब बॉडी का ये जो सेंटर पार्टिकल है, अब इस बॉडी के सेंटर में एक पार्टिकल है, ठीक है, तो उसका कंट्रीब्यूशन जो है वो क्या होगा, टोटल 1 ही होगा। क्यों? क्योंकि ये किसी भी यूनिट सेल के द्वारा शेयर नहीं किया जा रहा है, किसी भी दूसरी यूनिट सेल के द्वारा शेयर नहीं किया जा रहा है, इसलिए इसका कंट्रीब्यूशन 1 ही होगा, ठीक है। तो कॉर्नर के पार्टिकल कंट्रीब्यूशन जो है वो 1/8 होता है और जो बॉडी सेंटर्ड है उसका होता है 1 पर यूनिट सेल। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1.13 हो गया, ठीक। फिर इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 1.14 है, व्हाट इज द 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ अ मॉलिक्यूल इन स्क्वायर क्लोज्ड पैक्ड लेयर। तो हमारा मॉलिक्यूल जो है उसका स्ट्रक्चर जो है वो 2 डायमेंशनल है, ठीक है, और 2 डायमेंशनल कैसा है, स्क्वायर क्लोज्ड पैक्ड स्ट्रक्चर है। तो बना लेते हैं। तो देखो जरा, ये एक पार्टिकल, दूसरा पार्टिकल, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, तो ये तुम्हारा 1 डायमेंशनल हो गया। अब आपको 2 डायमेंशनल है तो मतलब लेयर को नीचे भी बढ़ाओ, तो और कैसा है, स्क्वायर क्लोज पैक्ड है, तो मतलब कि एटम के नीचे एटम, मतलब पार्टिकल के नीचे पार्टिकल आएगा, ठीक है ना। तो पार्टिकल के नीचे जो है वो आपको पार्टिकल जो है वो अरेंज करना है, फिर पार्टिकल के नीचे पार्टिकल अरेंज करना है, ठीक है। और कर लो भाई, इच्छा है तो और कर लो। तो पार्टिकल के नीचे पार्टिकल्स को क्या करना है, अरेंज करना है ना। तो अब इनमें से एक कोई भी पार्टिकल ले लो, तो ये हमने पार्टिकल ले लिया ये वाला, ठीक है। तो ये पार्टिकल आप देखो कितने पार्टिकल से सराउंडेड है, तो देखो एक इससे है, एक इससे है, एक इससे है, एक इससे है, तो इन पार्टिकल से जो है वो अटैच्ड है, ठीक है ना। तो ये क्या बन गया हमारा, ऐसा एक स्क्वायर बन गया, ठीक है।
तो ये जो एटम है, ये जो पार्टिकल है वो 4 अनदर एटम से सराउंडेड है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर जो है वो कितनी होगी, 4 होगी। तो कोऑर्डिनेशन नंबर जो है वो कितनी होगी, वो 4 होगी। क्यों? क्योंकि एक पार्टिकल जो है, ये जो पार्टिकल है ये 4 अनदर पार्टिकल से सराउंडेड है। ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4 अनदर पार्टिकल के कांटेक्ट में है, डायरेक्ट कांटेक्ट में है। इस कारण इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी होगी, 4 होगी। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 1.15 है, अ कंपाउंड फॉर्म हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ वॉइड्स इन 0.5 मोल ऑफ इट, हाउ मेनी दीज आर टेट्राहेड्रल वॉइड्स। तो देखो जरा, जो हमारा हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर है उसमें टेट्राहेड्रल वॉइड्स जो हैं, तो नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स वो होती हैं 2n होती हैं। और अगर हम बात करते हैं नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड, वो होती है n। यहाँ पे n जो है वो नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, ठीक है। तो हमारे पास मोल कितने हैं, 0.5 मोल है। तो हमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स बताने हैं, तो मोल इक्वल टू होता है n अपॉन n। मोल कितना है, 0.5 है। n चाहिए, n कितना होता है, 6.02 इंटू 10 की पावर 23। तो हमारे नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो हैं वो आ जाएंगे 0.5 इंटू 6.02 इंटू 10 की पावर 23। ये हमारा n हो गया, ठीक। तो टेट्राहेड्रल वॉइड्स की बात करते हैं। टेट्राहेड्रल वॉइड्स ये हमारा है 2 इंटू n कितना है, ये है 0.5 इंटू 6.02 इंटू 10 टू द पावर 23, ठीक है। तो टेट्राहेड्रल वॉइड्स कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी हमारी 6.02 इंटू 10 टू द पावर 23। ये हमारी टेट्राहेड्रल वॉइड्स हो गई। ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स की बात करते हैं, तो ये है n की इक्वल है, तो n हमारा कितना है, 0.5 इंटू 6.02 इंटू 10 टू पावर 23, ठीक है। तो ये मतलब 0.5 मतलब ये 1/2 हो गया, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये 3.01, ठीक है। तो ये होगा 3.01 इंटू 10 टू द पावर 23। अब हमें टोटल वॉइड्स बतानी है, तो टोटल वॉइड्स मतलब ये टेट्राहेड्रल वॉइड्स एंड ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स का सम जो है वो कितना है, तो कर देते हैं 6.02 इंटू 10 टू पावर 23 प्लस 3.01 इंटू 10 टू पावर 23, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा 9.03। तो 9.03 इंटू 10 टू पावर 23 ये हमारी टोटल वॉइड्स हुए, राइट। तो ये हमारा आंसर हो गया। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 1.16 है, अ कंपाउंड इज फॉर्म्ड बाय 2 एलिमेंट्स m and n. The element n forms CCP and atoms of m occupy 1/3 of tetrahedral voids. What is the formula of the compound? तो कंपाउंड का फॉर्मूला जो है वो हमें बताना है। तो देखो जरा, एलिमेंट हमारे पास दो हैं, एक m है एंड n है। n जो है वो CCP क्रिस्टल जो है वो बना रहा है, तो n फॉर्म CCP एंड एटम m जो है 1/3 टेट्राहेड्रल वॉइड को ऑक्यूपाई किए हुए है। तो जो हमारा CCP क्रिस्टल होता है, CCP क्रिस्टल लैटिस जो है उसका Z इफेक्ट जो है वो कितना होता है, वो होता है 4। तो n जो है वो CCP क्रिस्टल बना रहा है, मतलब उसका Z इफेक्ट 4 है, मतलब इसमें 4 एटम्स होंगे, ठीक है। तो n के तो 4 एटम्स हैं, और टेट्राहेड्रल वॉइड में कौन है, m है, और कितना ऑक्यूपाई किया, 1/3 ऑक्यूपाई किया है। तो टेट्राहेड्रल वॉइड्स जो है वो किसके इक्वल होता है, वो होता है 2 इंटू Z इफेक्ट की, ठीक है। और m ने कितना ऑक्यूपाई किया, 1/3 यहाँ टेट्राहेड्रल वॉइड को, तो
TBS ऑक्यूपाई बाय M, तो 1/3 इंटू 2 इंटू जेड इफेक्ट कितना है 4 है, तो 4 है, तो ये हो जाएगा हमारा 8/3। ठीक है, तो हमारा M और N, M जो है वो 8/3 है और N जो है वो कितना है 4 है। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 8/12। सिंप्लीफाई करते हैं रेशियो को, तो 4 से डिवाइड कर दो तो 2/3 हो जाएगा। ठीक है, तो 4 से इसको डिवाइड करेंगे तो 2/3 जो है वो हो जाएगा। तो M 2 मोल, N जो है वो 3 मोल, तो फॉर्मूला हमारा जो हो जाएगा M2N3 हो जाएगा। राइट। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 1.17 है, विच ऑफ द फॉलोइंग लैटिस हैज द हाईएस्ट पैकिंग एफिशिएंसी। तो सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक क्रिस्टल एंड हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड लैटिस जो है, इनकी पैकिंग एफिशिएंसी जो है वो बतानी है। तो सिंपल क्यूबिक की पैकिंग एफिशिएंसी जो है वो 52.4% होती है। जो हमारा बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक है उसकी पैकिंग एफिशिएंसी जो है वो 68% होती है, और जो हमारा हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर है उसकी पैकिंग एफिशिएंसी 74% होती है। तो सबसे ज़्यादा पैकिंग एफिशिएंसी जो है वो 74% जो है वो हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर की होती है। तो ये जो हमारा पैकिंग एफिशिएंसी है इसको हम कैसे डिटरमाइन करते हैं, तो देखो जरा, पैकिंग एफिशिएंसी, तो पैकिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला होता है वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द इफेक्टिव आइटम्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल परसेंटेज में तो 100 करना पड़ेगा। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द इफेक्टिव एटम्स, तो देखो जरा, तो इफेक्टिव एटम्स जो है वो जेड इफेक्ट कहलाता है। तो इफेक्टिव एटम्स इनटू वॉल्यूम ऑफ अ एटम, तो ये हमारा टोटल जो है वो कहलाएगा वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द इफेक्टिव एटम्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। ठीक है, तो ये ए क्यू कहलाता है। ठीक है, तो ये जो हमारी यूनिट सेल है इसकी एज लेंथ जो है वो आप ए मानोगे, तो इसका वॉल्यूम ए क्यू हो जाएगा। ठीक है, अब हम इसको थोड़ा सा जगह बना लेते हैं। तो ये हो जाएगा पैकिंग इफिशियंसी जेड इफेक्ट इंटू वॉल्यूम ऑफ आइटम, तो ये होता है 4/3 पाई आर क्यू, तो ये तो एटम का वॉल्यूम हो गया अपॉन ए क्यू इंटू 100। ठीक है, तो ये हमारा फॉर्मूला हो गया। अगर हम सिंपल क्यूबिक की बात करें, ठीक है, तो इसके लिए जो है जेड इफेक्ट जो है वो कितना होता है 1 होता है, और रेडियस जो है वो होती है a/2। अगर हम बॉडी सेंटर्ड के लिए बात करें तो इसके लिए जेड इफेक्ट जो है वो होता है 2 और रेडियस होता है √3a/4। और अगर हम हेक्सागोनल क्लोज पैक्ट की बात करें तो इसके लिए जेड इफेक्ट जो है वो होता है 4 और रेडियस होता है √2a/4। बस अब ये वैल्यू पुट कर दो तो पैकिंग एफिशिएंसी जो है वो आ जाएगी। तो सिंपल क्यूबिक के लिए 52.4% आएगी, जो हमारा बॉडी सेंटर्ड है ये 68% आएगा, और हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड की जो है वो 74% आने वाली है। ठीक है ना, तो ऐसे हम पैकिंग एफिशिएंसी को डिटरमाइन कर लेते हैं। इसके बाद हमारा क्वेश्चन है 1.18, एन एलिमेंट विथ मोलर मास 2.7 × 10⁻² किलोग्राम पर मोल फॉर्म अ क्यूबिक यूनिट सेल, एज लेंथ जो है वो 405 पिकोमीटर है,
इफ इट्स डेंसिटी इज 2.7 इंटू 10⁻³ किलोग्राम मीटर माइनस क्यूब, व्हाट इज द नेचर ऑफ द क्यूबिक यूनिट सेल। तो क्यूबिक यूनिट सेल का हमें नेचर जो है वो बताना है। तो क्यूबिक यूनिट सेल का नेचर जो है वो हम कैसे बता सकते हैं। तो देखो जरा, क्यूबिक यूनिट सेल का नेचर जो है वो हम जेड इफेक्ट के थ्रू बता सकते हैं। अगर जेड इफेक्ट जो है हमारा आता है 1, तो यूनिट सेल हमारी कैसी होगी, सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल। अगर 2 आता है जेड इफेक्ट तो हमारी होगी बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक क्रिस्टल। अगर जेड इफेक्ट आता है 3 तो ये हमारा होगा फेस सेंटर्ड क्यूबिक क्रिस्टल। तो बस जेड इफेक्ट के थ्रू हम जो है वो क्रिस्टल यूनिट जो है वो बता सकते हैं। तो जेड इफेक्ट आपको जो है वो कैलकुलेट करना है। अब जेड इफेक्ट जो है वो कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, ये क्वेश्चन है। तो देखो जरा, जो हमारा मोल है वो क्या होता है, वो होता है मास अपॉन मोलर मास। ये होता है नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन एवोगैड्रो नंबर। क्लियर है। चूंकि यहाँ पे डेंसिटी गिवन है तो डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास क्या हो जाएगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो बस मास की जगह हम डेंसिटी इंटू वॉल्यूम जो है पुट कर देते हैं। तो हम कर देते हैं, तो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम अपॉन मोलर मास इक्वल टू एन अपॉन एन। ठीक है। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो है वो क्या हो जाएंगे, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इंटू एन ए अपॉन मोलर वेट। क्लियर है। तो बस अब एन क्या है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स है, और जेड इफेक्ट क्या है, ये नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट सेल कहलाता है। तो एन की जगह हम जेड इफेक्ट लिख सकते हैं। ठीक है। तो लिखेंगे, तो हमारा फॉर्मूला बनेगा जेड इफेक्ट इक्वल टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इंटू एवोगैड्रो नंबर अपॉन मोलर मास। अब वॉल्यूम जो है, एक क्यूब का वॉल्यूम जो है वो कितना होता है, ये ए क्यूब होता है। ये ए जो है इसकी एज लेंथ है, तो वॉल्यूम ए क्यूब होगा। तो जेड इफेक्ट जो है वो हो जाएगा डेंसिटी इंटू ए क्यूब। वॉल्यूम की जगह हम ए क्यूब लिखेंगे, एन ए अपॉन मोलर वेट। ठीक है ना। अब बस जेड इफेक्ट जो है वो डिटरमाइन कर लेंगे। तो फॉर्मूला कैसे आया आपको पता चल गया। तो इतना स्पेस जो है हम ले लेते हैं। तो देखो जरा, तो जेड इफेक्ट डेंसिटी कितनी दी गई है, 2.7, वो तो मोलर मास दिया गया। डेंसिटी है ये 2.7 इंटू 10⁻³ किलोग्राम मीटर माइनस इंटू वॉल्यूम कितना है, वॉल्यूम तो ए क्यू के फॉर्म में है। तो एज लेंथ जो है वो 405 किसमें, पिकोमीटर में। तो इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 10⁻12। तो 1 पिकोमीटर होता है 10⁻12 मीटर। तो -12 से मल्टीप्लाई किया, आप 3 करोगे तो ये मीटर था तो मीटर क्यूब हो जाएगा, क्योंकि इसका भी क्यों करोगे, क्यूब हो जाएगा। तो इसको अंदर कर लो मीटर और ये कर लो, है ना। इंटू एन कितना होता है 6.02 इंटू 10⁻23 मोल इनवर्स, है ना। और मोलर वेट कितना है, मोलर वेट है 2.7 इंटू 10⁻² किलोग्राम, और ये मोल इनवर्स। तो अब देखो जरा, किलोग्राम से हमारा ये किलोग्राम कैंसिल, मोल इनवर्स से ये हमारा मोल इनवर्स कैंसिल, मीटर क्यूब से ये -3 ये कैंसिल। अब कुछ नहीं बचा। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो z इफेक्ट जो है ये आ रहा हमारा 3.99, जो कि कितना है 4 के इक्वल है। ठीक है। तो बस z इफेक्ट जो है वो हमारा आ गया 4, और अगर z इफेक्ट 4 है तो ये हमारा FCC क्रिस्टल होगा, ये हम पहले ही बता चुके हैं। फिर इसके बाद हमारा क्वेश्चन 1.19 है, व्हाट टाइप ऑफ डिफेक्ट कैन अराइज व्हेन अ सॉलिड इज हीटेड, व्हिच फिजिकल प्रॉपर्टी इज अफेक्टेड बाय इट एंड इन व्हाट वे। तो देखो जरा, जब किसी सॉलिड को जो है हम हीट करते हैं तो किसी सॉलिड क्रिस्टल को जो है वो हम हीट करते हैं।
आपने हीट किया तो होगा क्या कि इसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो हैं, इसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल एटम हो सकते हैं या मॉलिक्यूल हो सकते हैं। तो क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल जो है वो लैटिस साइड छोड़ के बाहर निकल जाते हैं। ठीक है, अब ये दो पार्टिकल्स जो है वो लैटिस साइड को छोड़ के क्या हो गए, बाहर चले गए। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे वैकेंसी डिफेक्ट हो जाएगा। कौन सा डिफेक्ट, वैकेंसी डिफेक्ट हो जाएगा। तो अगर किसी सॉलिड क्रिस्टल को हम हीट करते हैं तो उसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल एटम या मॉलिक्यूल जो है वो क्रिस्टल लैटिस को छोड़ के बाहर निकल जाते हैं। तो क्रिस्टल में वैकेंसी डिफेक्ट जो है वो बन जाता है। तो क्रिस्टल में जो है वो वैकेंसी डिफेक्ट जो है वो बन गया। तो वैकेंसी डिफेक्ट बन गया। अब इस डिफेक्ट से होगा क्या, तो देखो जरा, क्रिस्टल का वॉल्यूम तो वही है, मास हो गया कम पहले से। तो क्या हो जाएगा, मास जो है कम हो गया, वॉल्यूम एज इट इज है। तो किस पे फर्क पड़ेगा, डेंसिटी पे। तो मास और वॉल्यूम का जो रेशियो वो डेंसिटी के इक्वल होता है। तो डेंसिटी क्रिस्टल की क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्यों, क्योंकि मास हो गया कम, वॉल्यूम ज्यों का त्यों रहा। राइट। तो हम कह सकते हैं कि जब किसी क्रिस्टल लैटिस को हम हीट करते हैं तो हीट करने पे होता क्या है कि उसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो है वो निकल जाते हैं, क्रिस्टल लैटिस को छोड़ के बाहर चले जाते हैं, जिससे वहाँ पे वैकेंसी डिफेक्ट जो है वो क्रिएट हो जाता है। इस वैकेंसी डिफेक्ट के कारण क्रिस्टल की डेंसिटी जो है वो कम हो जाती है। तो क्वेश्चन नंबर 1.19 का आंसर हम नोट कर लेते हैं। व्हेन सॉलिड इज हीटेड इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स एटम्स और मॉलिक्यूल्स लीव द crystal lattice is said to have vacancy defect. This result in a decrease in the density of the solids. इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 1.20 है, व्हाट टाइप ऑफ स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट इज शोन बाय जिंक सल्फाइड एंड सिल्वर ब्रोमाइड। तो देखो सर, जो हमारे स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट होते हैं, तो स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट जो है ये हमारे आयनिक सॉलिड में हमको मिलते हैं। तो ये आयनिक सॉलिड जो है ये डिफेक्ट शो कर सकते हैं। नॉन आयनिक सॉलिड में स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट जो है वो नहीं मिलता। नॉन आयनिक सॉलिड में आपको वैकेंसी डिफेक्ट मिल सकता है, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट मिल सकता है, लेकिन स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट नहीं मिलेगा। तो ये आयनिक सॉलिड में ये डिफेक्ट जो है वो मिलता है। और ये स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट जो है वो 2 टाइप का होता है। पहला होता है शॉटकी और दूसरा होता है फ्रैंकल। ठीक है, तो शॉटकी डिफेक्ट एंड फ्रैंकल डिफेक्ट। तो शॉटकी डिफेक्ट जो है वो कब बनता है, जब हमारा आयनिक क्रिस्टल कैसा हो, हमारा आयनिक क्रिस्टल हो हाईली आयनिक। और हाईली आयनिक क्रिस्टल जो है वो ग्रुप 1 का हैलाइड ही होता है। तो इसमें आपका सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, सीजियम क्लोराइड, ठीक है, पोटेशियम ब्रोमाइड। तो ये हाईली आयनिक क्रिस्टल जो है वो शॉटकी डिफेक्ट शो करते हैं। जो हमारे फ्रैंकल डिफेक्ट होते हैं ये कौन से आयनिक क्रिस्टल शो करते हैं, तो ऐसे आयनिक क्रिस्टल जिनके आयनिक साइज में डिफरेंस ज़्यादा हो। ठीक है, तो आयनिक साइज डिफरेंस जो है वो हाई हो, मतलब कैटायन और एनायन के साइज में डिफरेंस जो है वो हाई हो। ठीक है, तो आयनिक साइज में डिफरेंस हाई का मतलब है कि पॉजिटिव आयन मतलब कैटायन एंड नेगेटिव आयन साइज डिफरेंस जो है वो कैसा हो, वो हाई होना चाहिए। ये जो हमारे ग्रुप 1 के हैलाइड हैं इनकी कोऑर्डिनेशन नंबर जो है वो कैसी होती है, वो हाई होती है। और यहाँ पे फ्रैंकल डिफेक्ट की जो क्रिस्टल होते हैं उनकी कोऑर्डिनेशन नंबर जो है वो कैसी होती है, वो लो होती है। तो जो हमारा सिल्वर क्लोराइड है, सिल्वर ब्रोमाइड है, सिल्वर आयोडाइड है, तो सिल्वर के हैलाइड जो है वो फ्रैंकल डिफेक्ट शो करते हैं। जिंक सल्फाइड ये भी फ्रैंकल डिफेक्ट शो करता है। ठीक है, तो इतना तो तय हो गया कि ये जो हमारा जिंक सल्फाइड है और सिल्वर ब्रोमाइड है ये फ्रैंकल डिफेक्ट जो है वो शो कर रहे हैं। सिल्वर ब्रोमाइड जो है एक ऐसा क्रिस्टल है, ठीक है,
जो कि शॉर्टकी एंड फ्रेंकल दोनों डिफेक्ट शो करता है, मतलब इसमें शॉर्टकी डिफेक्ट भी होता है और इसमें फ्रेंकल डिफेक्ट भी होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये क्रिस्टल जो है वो हाईली आयनिक भी है और इनके बीच चार्ज जो आपका साइज डिफरेंस है वो भी ज़्यादा है। ठीक है, तो आयनिक साइज में डिफरेंस ज़्यादा है और ये हाईली आयनिक भी है। इस कारण सिल्वर ब्रोमाइड जो है वो शॉर्टकी एंड फ्रेंकल दोनों डिफेक्ट शो करता है। तो हमारा आंसर क्या होना चाहिए कि जिंक सल्फाइड, ये कौन सा डिफेक्ट शो करेगा? फ्रेंकल। और जो हमारा सिल्वर ब्रोमाइड है वो शॉर्टकी एंड फ्रेंकल बोथ। बस, तो ये हमारा आंसर हो गया। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 1.21 है, एक्सप्लेन हाउ वैकेंसीज आर इंट्रोड्यूस्ड इन एन आयनिक सॉलिड व्हेन अ कैटायन ऑफ हायर वैलेंसी इज एडेड एज एन इम्प्योरिटी इन इट। तो देखो जरा, हमको वैकेंसीज जो है वो इंट्रोड्यूस करानी है किसी क्रिस्टल में जब हम हायर वैलेंसी का कैटायन जो है वो ऐड कर देते हैं एज ए इम्प्योरिटी। तो इसको हम एक एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। ये हमारा सोडियम क्लोराइड जो है वो क्रिस्टल है, इसको हम क्या करते हैं? हीट करते हैं। तो यहाँ पे मॉल्टन सोडियम क्लोराइड जो है वो बन जाएगा। फिर इस मॉल्टन सोडियम क्लोराइड में हम लिटिल मॉल्टन स्ट्रोंटियम क्लोराइड जो है वो ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे NaCl और स्ट्रोंटियम क्लोराइड। ठीक है, तो मॉल्टन स्ट्रोंटियम क्लोराइड और NaCl जो है हमको मिल गया, ऐड करते हैं हमको। फिर हम क्या करते हैं? इसको कूल करते हैं। कूल करने पे होगा क्या कि NaCl का क्रिस्टल है उसमें स्ट्रोंटियम की इम्प्योरिटीज जो है वो दिखाई देने लगती है। तो देखो जरा, NaCl का क्रिस्टल ये कैसा है? हमारा प्योर है। तो इस प्योर में क्या होगा कि ये हमारा Na पॉजिटिव है, ये Cl नेगेटिव, Na पॉजिटिव, Cl नेगेटिव। ठीक है, फिर यहाँ पे Cl नेगेटिव, Na पॉजिटिव, Cl नेगेटिव, Na पॉजिटिव। फिर यहाँ पे Na पॉजिटिव, Cl नेगेटिव, Na पॉजिटिव, Cl नेगेटिव। तो ये हमारा सोडियम क्लोराइड का क्या हो गया? क्रिस्टल हो गया। और ये कैसा है? ये प्योर है। जब इसमें स्ट्रोंटियम क्लोराइड मिक्स कर दिया तो Sr+2 क्या करेगा? इन सोडियम की जगह स्थान लेगा। तो अगर Sr ने स्थान ले लिया तो हमें 2 सोडियम हटाने पड़ेंगे। तो Sr डाई पॉजिटिव अगर आ गया तो 2 सोडियम जो है वो गायब हो जाएंगे। तो ये क्या हो गया? इस क्रिस्टल में डिफेक्ट पैदा हो गया। ये क्रिस्टल हमारा कैसा हो गया? डिफेक्टेड हो गया। तो यहाँ पे वैकेंसी जो है वो इंट्रोड्यूस हो गई। क्यों हो गई? क्योंकि यहाँ पे Sr डाई पॉजिटिव आ गया। तो Sr डाई पॉजिटिव ये 2 सोडियम आयन के इक्वल है, इसका चार्ज इसके चार्ज के इक्वल हो गया। ठीक है, तो एक वैकेंसी यहाँ पे क्रिएट हो गई। तो जैसे ही स्ट्रोंटियम डाई पॉजिटिव एज इम्प्योरिटीज यहाँ पे आया तो एक वैकेंसी यहाँ पे क्रिएट हो जाएगी। अब इससे होगा क्या कि ये क्रिस्टल अभी भी हमारा कैसा है? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। तो इलेक्ट्रिकली तो अभी भी ये कैसा है? न्यूट्रल है। क्यों है इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल? क्योंकि यहाँ पे जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज है। तो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल तो अभी भी क्रिस्टल है हमारा, लेकिन इस क्रिस्टल की डेंसिटी जो है वो इंक्रीज हो गई। क्यों इंक्रीज हो गई डेंसिटी? क्योंकि हमको पता है कि डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है? मास अपॉन। तो मास अगर बढ़ा होगा तभी डेंसिटी इंक्रीज हुई होगी। क्लियर है? तो देखो जरा, यहाँ पे एक स्ट्रोंटियम आया तो 2 सोडियम आयन जो है वो चले गए। तो 2 सोडियम आयन जो है 2 Na पॉजिटिव आयन, इसका मास कितना होता है? तो एक का 23 होता है, इंटू 2 करोगे तो 46। और स्ट्रोंटियम जो हमारा डाई पॉजिटिव है इसका मास कितना है? 87.6।
तो ये 46 मास था, अब मास 87.6 हो गया, मतलब मास जो है वो क्या हो गया, यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है, इसलिए डेंसिटी भी इंक्रीज हो रही है, राइट। तो ऐसे हम वैकेंसी को इंट्रोड्यूस करा सकते हैं किसी आयनिक क्रिस्टल में, ठीक है। कब करा सकते हैं, जब हम हायर वैलेंसी का कैटायन जो है उसमें ऐड करते हैं। फिर इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 1.22 है, आयनिक सॉलिड्स विच हैव एनायनिक वैकेंसीज ड्यू टू मेटल एक्सिस डिफेक्ट डेवलप कलर एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ अ सुटेबल एग्जांपल। तो देखो जरा, हमारा आयनिक सॉलिड है, उसमें कैसी वैकेंसी है, एनायनिक वैकेंसी है, ठीक है। तो एनायनिक वैकेंसी के कारण मेटल एक्सिस डिफेक्ट जो है वो क्रिस्टल में हो गया, और क्रिस्टल में जो है वो कलर भी डेवलप हो रहा है। तो हमको एक्सप्लेन करना है सुटेबल एग्जांपल लेके। तो देखो जरा, हम यहाँ पे सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल जो है वो ले लेते हैं। तो Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, Cl नेगेटिव Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, Na पॉजिटिव, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव। तो ये हमारा सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टल तैयार हो गया। तो सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टल जो है वो तैयार हो गया। अब इस सोडियम क्लोराइड के क्रिस्टल को हम क्या कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं, ठीक है, हीट कर रहे हैं सोडियम वेपर में। सोडियम वेपर के एटमॉस्फेयर में हम क्या कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं। हीट करने पे होगा क्या कि सोडियम वेपर जो है वो यहाँ पे डिपॉजिट हो जाएगी। अब सोडियम वेपर डिपॉजिट हो गई, तो देखो यहाँ पे ये सोडियम वेपर है, तो सोडियम वेपर डिपॉजिट हो गई, तो ये क्लोराइड आयन जो है वो इस सोडियम की ओर क्या होगा, अट्रैक्ट होगा। तो अट्रैक्ट हो गया, मान लीजिए अट्रैक्ट हो गया, तो क्या बन जाएगा, सोडियम क्लोराइड बन जाएगा। तो ये नेगेटिव चार्ज है, तो नेगेटिव चार्ज तो यहाँ पे खत्म हो गया। अब यहाँ पे तो कोई नेगेटिव चार्ज नहीं, मतलब कि एक इलेक्ट्रॉन को लूज करके सोडियम क्लोराइड जो है वो बनेगा। तो यहाँ पे Cl नेगेटिव चला गया, एक इलेक्ट्रॉन जो है वो छोड़ गया, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन कहाँ गया, जहाँ पे वैकेंसी क्रिएट हुई थी वहां पे इलेक्ट्रॉन आ गया और सोडियम क्लोराइड जो है वो बन गया। तो ये क्रिस्टल जो है वो कैसा हो गया, डिफेक्टेड हो गया। लेकिन इस क्रिस्टल की इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी अभी भी मेंटेन है। क्यों, क्योंकि जितना पॉजिटिव चार्ज है इस क्रिस्टल में उतना ही नेगेटिव चार्ज है इस क्रिस्टल में। तो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल तो अभी भी हमारा ये क्रिस्टल है। लेकिन चूंकि ये इलेक्ट्रॉन है, तो इस इलेक्ट्रॉन के कारण इस क्रिस्टल में जो है वो कलर डेवलप हो जाता है। तो यहाँ पे जो कलर बन रहा है, यहाँ पे येलो कलर बनता है, ठीक है। अगर हम लिथियम क्लोराइड का क्रिस्टल है, उसको हम लिथियम वेपर में हम हीट करते हैं, तो हमको पिंक कलर बनता है, ठीक है। जो हमारा पोटेशियम क्लोराइड का क्रिस्टल है, उसको हम पोटेशियम वेपर में हीट करते हैं, तो हमको वायलेट कलर बनता है, ठीक है। तो वायलेट कलर मिलता है हमको, ठीक है। तो ये कलर जो है वो क्यों बन रहा है, तो देखो जरा, यहाँ पे जो वैकेंसी क्रिएट हुई थी उसको हम बोलते हैं एप सेंटर, ठीक है। तो जो हमारी एनायनिक वैकेंसी क्रिएट हुई थी उस वैकेंसी को हम बोलते हैं एप सेंटर। इस एप सेंटर में इलेक्ट्रॉन जो है वो रहता है। तो इलेक्ट्रॉन क्या है, थोड़ी सी एनर्जी पाके क्या हो जाता है, एक्साइटेड हो जाता है। जब वो अपने यहाँ पे वैकेंट स्पेस में आएगा तो क्या होता है, कलर को रिलीज करता है। तो ये क्रिस्टल हमारे कैसे होते हैं, कलरफुल हमको दिखाई देते हैं। तो ये जो हमारा एप सेंटर है, ये हमारा जर्मन वर्ड फारबेंजेंटर से जो है वो लिया गया है। फारबेंजेंटर का मतलब होता है कलर, ठीक है, कलर सेंटर। तो फारबेंजेंटर का मतलब होता है कलर सेंटर। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 1.23 है, अ ग्रुप 14 एलिमेंट इज टू बी कन्वर्टेड इनटू एन टाइप सेमीकंडक्टर
by doping it with a suitable impurity. To which group should this impurities belong? तो देखो जरा, जो हमारे सेमीकंडक्टर होते हैं वो क्या होते हैं, वो सिलिकॉन एंड जर्मेनियम, ठीक है। ये दो एलिमेंट जो है इनके हमारे कैसे होते हैं, सेमीकंडक्टर होते हैं। अगर हमें एन टाइप बनाना है, मतलब इनमें इलेक्ट्रिसिटी जो है वो इलेक्ट्रॉन के थ्रू फ्लो होती है, नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन के कारण फ्लो होती है, इस कारण इसको एन टाइप, नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन के कारण इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है, इस कारण इसको एन टाइप सेमीकंडक्टर बोलेंगे। तो सिलिकॉन जर्मेनियम में जब हम ग्रुप 15 की इम्प्योरिटीज मिला देते हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, इनमें से किसी एक की इम्प्योरिटीज जो है वो मिला देते हैं, तो हमारा एन टाइप सेमीकंडक्टर जो है वो बनता है। तो देखो जरा, ये हमारा सिलिकॉन है, तो ये कितने बॉन्ड बनाता है, ये 4 बॉन्ड बनाता है, ठीक है। तो इसके बैलेंस सेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये 4 बॉन्ड जो है वो बनाएगा, ठीक है। तो ये 4 बॉन्ड जो है हम बता देते हैं। तो हर सिलिकॉन जो है वो कितने बॉन्ड बनाएगा, 4 बॉन्ड बनाएगा। अब एक सिलिकॉन जो है यहां से निकल के इसकी जगह फास्फोरस आ गया, मान लीजिए। अब फास्फोरस में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो एक इलेक्ट्रॉन फास्फोरस, दूसरा, तीसरा, चौथा, और एक इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या हो गया, फ्री रह गया। तो फास्फोरस के 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 4 इलेक्ट्रॉन ने तो बॉन्ड बना लिए, एक इलेक्ट्रॉन रह गया। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, जब हम यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएंगे तो देखो जरा, ये इलेक्ट्रॉन अभी कहाँ पे है, बैलेंस बैंड में है, ये हमारा फॉरबिडन बैंड कहलाता है। तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं तो इलेक्ट्रॉन जो है बैलेंस बैंड से कहाँ चला जाता है, कंडक्शन बैंड में चला जाता है। तो ये इलेक्ट्रॉन बैलेंस बैंड को छोड़ के कंडक्शन बैंड में चला जाता है, तो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होने लगती है। तो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो जो है वो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन के कारण फ्लो हो रही है, नेगेटिव चार्ज के कारण फ्लो हो रही है, नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन के कारण फ्लो हो रही है, इस कारण इसको हम क्या बोलते हैं, एन टाइप सेमीकंडक्टर बोलते हैं। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 1.24 है, व्हाट टाइप ऑफ सब्सटेंस मेक बेटर परमानेंट मैग्नेट, फेरोमैग्नेटिक और फेरीमैग्नेटिक, जस्टिफाई योर आंसर। तो जो हमारा फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस होता है, इससे हम परमानेंट मैग्नेट जो है वो बनाते हैं। जो हमारा फेरी मैग्नेटिक सब्सटेंस होता है, इससे हमारा परमानेंट मैग्नेट नहीं बनता है। अगर हम इस सब्सटेंस को हम हीट करते हैं तो ये अपना मैग्नेटिक कैरेक्टर जो है वो लूज कर देता है, लेकिन अगर इसको हम हीट करते हैं तो ये अपना परमानेंट मैग्नेटिक कैरेक्टर जो है वो लूज नहीं करता। थोड़ा सा कैरेक्टर कम जरूर हो जाता है, लेकिन परमानेंटली लूज नहीं होता, लेकिन ये परमानेंटली लूज कर देता है। इस कारण परमानेंट मैग्नेट बनाना है तो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस से हम बना सकते हैं। इसके बाद थर्ड मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज आएगी, जिसको कि हम फेरोमैग्नेटिज्म बोलते हैं। अब ये फेरोमैग्नेटिज्म क्या कहलाता है, तो ऐसे सब्सटेंस जो कि मैग्नेटिक फील्ड में रखे जाने पे मैग्नेटिक फील्ड से स्ट्रांगली अट्रैक्टेड होते हैं, तो ऐसे सब्सटेंस को हम फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस बोलते हैं। अगर हम एग्जांपल की बात करें तो इसमें आयरन आएगा, कोबाल्ट, निकेल, गैडोलियम एंड CrO2। तो अगर इन सब्सटेंस को आप मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे तो ये मैग्नेटिक फील्ड से स्ट्रांगली अट्रैक्टेड होते हैं, तो ऐसे सब्सटेंस को हम फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस बोलेंगे। दे शोज परमानेंट मैग्नेटिज्म इवन इन द एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अगर आप इन सब्सटेंस को मैग्नेटिक फील्ड से बाहर निकाल के ले आते हो तब भी इनका मैग्नेटिज्म जो है वो बना रहता है, जबकि पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस में ऐसा नहीं होता। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस जो होते हैं मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे तो मैग्नेटिक फील्ड से अट्रैक्ट होते हैं, जैसे ही आप उनको मैग्नेटिक फील्ड से बाहर निकालोगे उनका मैग्नेटिज्म जो है वो गायब हो जाता है। तो ऐसे सब्सटेंस का यूज जो है वो हम परमानेंट मैग्नेट बनाने में करते हैं। तो इनका यूज कहां किया जाएगा, इनका यूज परमानेंट मैग्नेट को बनाने में किया जाएगा। अगर हम ऐसे सब्सटेंस को हीट कर देते हैं तो हीट करने पे ये फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस जो है वो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाते हैं। उसका रीजन क्या है, उसका रीजन ये है
कि इनका जो इलेक्ट्रॉन का स्पिन होता है, फेरोमैग्नेटिक में सारे के सारे इलेक्ट्रॉन जो हैं वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में हो जाते हैं। इस कारण वो मैग्नेटिक फील्ड से स्ट्रांगली अट्रैक्टेड होते हैं। लेकिन जब हम हीट करते हैं तो उनका स्पिन जो है वो रैंडम हो जाता है। अब हो सकता है कुछ इलेक्ट्रॉन जो है मैग्नेटिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में भी आ जाए। तो हीट करने पे फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस जो है वो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाता है। अब हर मेटल का अपना एक टेम्परेचर होगा जहां पे फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस जो है वो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाता है। तो उस टेम्परेचर को हम क्यूरी टेम्परेचर बोलते हैं। अब कोई सब्सटेंस फेरोमैग्नेटिज्म शो क्यों करता है उसका रीजन हम देख लेंगे। हमको पता है कि आयरन मेटल जो है वो फेरोमैग्नेटिक होता है। तो आयरन का एटॉमिक नंबर 26 है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो हम करेंगे। तो ये आएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d6, ये उसका कॉन्फ़िगरेशन हो गया। अब हम 4s और 3d के इलेक्ट्रॉन जो है वो ऑर्बिटल में फिल करेंगे। करते हैं। तो 3d के 5 ऑर्बिटल हम बना लेते हैं और ये 4s का ऑर्बिटल है। अब हम यहां पे इलेक्ट्रॉन फिल कर रहे हैं। 6 इलेक्ट्रॉन फिल करना है डी में। 1 2 3 4 5 हुंस रूल, और ये 6 4s के 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे फिल किए जाएंगे। ये इलेक्ट्रॉन ऐसे भी फिल हो सकते हैं। इलेक्ट्रॉन की फिलिंग ऐसे भी हो सकती है। इलेक्ट्रॉन पहले डाउनवर्ड डायरेक्शन में भरे जाए 1 2 3 4 5 और ये 6, और ये 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे भरे जाएंगे। तो हुंस ने बताया था कि अगर डिजेनरेट ऑर्बिटल है तो उसमें इलेक्ट्रॉन जो है 1 1 करके भरे जाएंगे विद सेम स्पिन, एक ही स्पिन के साथ भरे जाएंगे। चाहे तो आप क्लॉकवाइज स्पिन ले लो या एंटी क्लॉकवाइज स्पिन से स्टार्ट करो, लेकिन इलेक्ट्रॉन एक एक करके भरे जाएंगे। इसके बाद ही पेयरिंग होगी और स्पिन उनका कैसा होगा, सेम होगा। तो इसका मतलब ये है कि आयरन मेटल में, अब पता नहीं कि कॉन्फ़िगरेशन ये है कि ये है, मतलब कुछ इलेक्ट्रॉन जो हैं अनपेयर्ड क्लॉकवाइज घूम रहे होंगे, कुछ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहे होंगे। तो जो आयरन मेटल है उसमें आयन एंड इलेक्ट्रॉन फ्री होते हैं। तो कुछ आयन और इलेक्ट्रॉन जो है एक छोटे से एरिया में अगर अरेंज रहते हैं तो उस छोटे से एरिया को हम कहते हैं डोमेन। तो डोमेन मतलब जहां पे बहुत सारे आयंस होते हैं और उनके इलेक्ट्रॉन होंगे, तो इसको हम क्या बोलेंगे, डोमेन। तो इस डोमेन में इलेक्ट्रॉन अभी क्या है, अनइवनली मूव कर रहे हैं, कोई भी इलेक्ट्रॉन किसी भी डायरेक्शन में जा रहा है। अगर ऐसे सब्सटेंस को हम मैग्नेटिक फील्ड में रख दें और डोमेन का अरेंजमेंट जो है, इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट जो है वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में हो जाए, तो ऐसे सब्सटेंस को हम फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस बोलेंगे। जब सारे सारे इलेक्ट्रॉन, एक भी इलेक्ट्रॉन छूटना नहीं चाहिए, जब सारे सारे इलेक्ट्रॉन जो है वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में हो जाए। तो जब डोमेन का अरेंजमेंट जो है वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में हो जाता है तो ऐसे सब्सटेंस को हम फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस बोलते हैं। तो मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ डोमेन्स पैरेलल टू दी मैग्नेटिक फील्ड, अगर मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल डोमेन का अरेंजमेंट हो जाता है तो ऐसे सब्सटेंस को हम फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस कहते हैं।
इसके बाद हम क्यूरी टेम्परेचर की बात करेंगे कि क्यूरी टेम्परेचर जो है वो क्या कहलाता है। अब क्यूरी टेम्परेचर की जो डेफिनेशन होती है, इट इज द टेम्परेचर अबव विच अ फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस चेंज इनटू पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। तो क्यूरी टेम्परेचर वो टेम्परेचर होता है जिसके अबव टेम्परेचर पे फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस जो है वो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाता है। अब हम एग्जांपल देखेंगे। आयरन मेटल का क्यूरी टेम्परेचर जो है वो 770 डिग्री सेल्सियस होता है। निकेल मेटल के लिए क्यूरी टेम्परेचर जो है वो 358 डिग्री सेल्सियस होता है। कोबाल्ट के लिए क्यूरी टेम्परेचर जो है वो 1131 डिग्री सेल्सियस होता है। इसके बाद फिफ्थ नंबर की मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को हम फेरी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज बोलते हैं। इसी को हम कह सकते हैं फेरी मैग्नेटिज्म। अब ये फेरी मैग्नेटिज्म जो है वो क्या कहलाता है, इसकी डेफिनेशन जो है वो क्या होगी, तो हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। इट इज ऑब्जर्व व्हेन द मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ द डोमेन्स इन द सब्सटेंस आर अलाइंड इन पैरेलल एंड एंटी पैरेलल डायरेक्शन इन अनइक्वल नंबर्स। तो जब अनइक्वल नंबर में डोमेन्स का अरेंजमेंट पैरेलल और एंटी पैरेलल होता है तो ऐसे सब्सटेंस को हम फेरी मैग्नेटिक सब्सटेंस बोलते हैं और इस फिनोमेनन को हम फेरी मैग्नेटिज्म कहते हैं। हम एग्जांपल देखेंगे। जो हमारा Fe3O4 है जिसको कि हम मैग्नेटाइट बोलते हैं, MgFe2O4 एंड ZnFe2O4, इन सब्सटेंस में फेरी मैग्नेटिज्म होता है। जो हमारे फेरी मैग्नेटिक सब्सटेंस होते हैं वो मैग्नेट से वीकली अट्रैक्टेड होते हैं। अगर हम फेरी मैग्नेटिक सब्सटेंस को हीट करते हैं तो वो सब्सटेंस पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब फेरी मैग्नेटिज्म का रीजन क्या होता है, तो देखो जरा, ये डाइपोल्स हैं जिनका अरेंजमेंट जो है वो डिफरेंट डायरेक्शन में है। अब इस डोमेन को अगर हम मैग्नेटिक फील्ड में रख दें तो मैग्नेटिक फील्ड में इलेक्ट्रॉन्स का अरेंजमेंट जो है वो अनइवनली हो जाता है। कुछ इलेक्ट्रॉन जो है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में हो जाते हैं और कुछ इलेक्ट्रॉन जो है वो मैग्नेटिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में हो जाते हैं। तो देखो यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन जो हैं वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में असाइन हुए हैं और 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो मैग्नेटिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में अरेंज हुए हैं। तो अगर डोमेन्स का अरेंजमेंट जो है अनइक्वल होता है, कुछ तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में होते हैं और कुछ मैग्नेटिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं, तो ऐसे सब्सटेंस को हम फेरी मैग्नेटिक सब्सटेंस बोलेंगे और इस फिनोमेनन को हम फेरी मैग्नेटिज्म कहते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको लाइक करें, उसको शेयर करें। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें। Thank you once again for watching this video.